हाय फ्रेंड्स, सेली के साथ किताबें में आपका स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ सानंद होंगे। इन दिनों एक विवाद चल रहा है। संजय सहाय ने प्रेमचंद के पूरे साहित्य को कूड़ा करकट कहा। प्रेमचंद ऐसे लेखक हैं जिनकी पठनीयता कभी कम नहीं हुई। जब प्रेमचंद जीवित थे तब या उनके बाद से अभी तक वो लगातार पाठकों के बीच बने हुए हैं। उनके किताबों की, उनके उपन्यासों की, उनकी कहानियों की डिमांड हमेशा रहती है। इवन जो लोग साहित्य नहीं भी पढ़ते हैं वो भी प्रेमचंद को जानते हैं, उनकी कहानियों को जानते हैं। ऐसे में संजय सहाय ने एक बार फिर से ये अपने इस कथन के जरिए प्रेमचंद को पाठकों के बीच फिर से खड़ा कर दिया है। पाठक प्रेमचंद को याद कर रहे हैं, उन्हें पढ़ रहे हैं। तो क्यों ना हम भी प्रेमचंद को याद करें, उनकी कुछ रचनाओं के बारे में बात करें। मैं आज प्रेमचंद की एक कहानी लेकर आई हूँ, कफन। यह काफ़ी फेमस कहानी रही है उनकी। बीच में कुछ दिन पहले कफन को लेकर के भी विवाद आया था, इसलिए मैंने सोचा कि प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं, उनमें से कफन को ही उठा लेते हैं आज अपनी बातचीत के लिए। कफन को पूंजीवाद, गरीबी, भूख, इन सब से जोड़कर देखा जाता रहा है। मेरे हिसाब से इसे स्त्री विमर्श से भी जोड़कर देखा जाना बहुत जरूरी है। यह कहानी समाज में स्त्रियों के बारे में भी बहुत सारी बातें कहती है, बताती है कि समाज, यहाँ तक कि पुरुष, अपने घर के पुरुष स्त्रियों के प्रति कितने कठोर होते हैं। जो स्त्री उनके लिए अपना जीवन होम कर देती है, जो स्त्री उन्हें खाना देती है, न सिर्फ बनाकर बल्कि कमाकर भी, उस स्त्री की उनके नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। वह मर रही होती है और वे खाने के पीछे पड़े होते हैं। दुख सबको मांझता है। दुख में हम अपनों के और ज़्यादा करीब आ जाते हैं, ऐसा हमने सुना जाना है। पर क्या कफन में कहीं भी ऐसा दिखाई देता है? नहीं। दुख हो या सुख हो, हमें अपने आप से मतलब है, यह कफन कहती है। भूख किसी के लिए भी बड़ी चिंता हो सकती है। खाना किसी के भी जीवन में सबसे अधिक इम्पोर्टेंस रखता है। ये भी कहते हैं कि जीवन खाने से शुरू होता है। हम जीते हैं खाने के लिए, बाकी सारी चीज़ें इतर हैं, पर मुख्य चीज़ है खाना, क्योंकि जीवन इससे ही चलता है। अगर शरीर को भोजन नहीं मिला तो बहुत जल्द यह शरीर खत्म हो जाएगा। इसलिए भोजन की इम्पोर्टेंस सबसे अधिक है। पर क्या अगर एक माँ सामने हो, एक स्त्री सामने हो, तो यह बात कही जा सकती है? एक माँ, एक स्त्री, भले ही वह पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, किसी भी रिश्ते में हो, भोजन की जब बात आती है तो वह अपने प्रियों को सबसे पहले खिलाना पसंद करती है। वह इसके लिए वे स्वयं भूखी रहती हैं, पर कभी भी पुरुष ऐसा नहीं कर पाते हैं। यह भी हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। बुधिया प्रसव पीड़ा में है और उसके पति और उसके ससुर दोनों इस चिंता में हैं कि हमें अपने भुने हुए आलू जल्दी से जल्दी खत्म करना है। पति या ससुर बीमार होते और बुधिया बाहर होती तो वह कभी भी भोजन के बारे में नहीं सोचती। निश्चित रूप से वह उन्हें ठीक करने के बारे में सोचती। वह भूल जाती कि अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, पर कोई परवाह नहीं, मरूंगी तब देखेंगे, अभी तो जो सामने मर रहा है पहले उसे बचाओ। एक स्त्री का नज़रिया ऐसा होता, पर पुरुष का नज़रिया ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह यह चाहता है कि जल्दी से जल्दी मैं खा लूँ। कथा शुरू होती है बुधिया के कराहने से। बुधिया एक गरीब स्त्री है, प्रसव पीड़ा से कराह रही है। जाड़े के दिन है, झोपड़ी के बाहर उसका पति माधव और ससुर घीसू आग सेक रहे हैं और साथ में आलू पका रहे हैं। दोनों पिता पुत्र कोई भी अंदर जाके देखना नहीं चाहते कि बुधिया को क्या कष्ट है, क्या उसे किसी की मदद की ज़रूरत है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को ही यह डर है कि अगर मैं गया तो दूसरा आलू खा जाएगा। इस डर से दोनों में से कोई नहीं जाता और अंत में
बुधिया की कराहते हुए मौत हो जाती है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि वे दोनों पुरुष अकर्मण्य हैं, काम नहीं करना चाहते, बल्कि आराम से अगर खाने को मिल जाए तो उनके लिए जिंदगी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और बहुत खुश हो तो थोड़ा पीने को कुछ मिल जाए। घास काट कर, मजदूरी करके, कुछ बेच कर बुधिया उनके लिए खाने की व्यवस्था करती है। वही बुधिया आज उसी माधव की वजह से प्रसव पीड़ा से करा रही है, और दोनों में से कोई एक बार उसे देखने भी नहीं जाना चाहते, बल्कि यह कहते हैं कि अगर इसे मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती है, हम लोग को छुटकारा मिले। कोई पुरुष कितना निर्दयी हो सकता है, कोई समाज कितना निर्दयी हो सकता है, कौन सा है वो समाज जो ऐसे पुरुषों को गढ़ता है। और यह कोई फंतासी नहीं है, यह सच है। आज का भी सच है, पहले का भी सच था। बहुत सारे ऐसे पुरुष हुए हैं, बहुत सारा ऐसा समाज हुआ है जहाँ पे ऐसे लोग रहते आए हैं। आदिवासियों में और निम्न आय वर्ग के लोगों में यह प्रवृत्ति अक्सर देखी जाती है। उनके यहाँ महिलाएं अधिक श्रम करती हैं, वह बाहर का भी काम करती है, घर का भी काम करती है, और अपने पतियों से पिटती भी है और धौंस भी खाती है कि तुम्हें हम देख रहे हैं, तुम्हें हम रख रहे हैं, तुम्हारी हम सेवा कर रहे हैं, तुम्हारा हम पालन कर रहे हैं। भूख इस कहानी में किसी पात्र की तरह, किसी प्रेत की तरह छाया हुआ है। शुरू से अंत तक हमें इस कहानी में भूख के विभिन्न प्रभावों की झलक मिलती है। भूख की वजह से ही वे दोनों आलूओं पे पिल पड़े हैं। वे दोनों चाहते हैं कि कच्चे पक्के जैसे भी हो आलू जल्दी से पके, और जब आलू पकते हैं तो वो जीभ जलने की, मुंह जलने की परवाह किए बिना जल्दी जल्दी दोनों आलू खाते रहते हैं। यहाँ भी उनकी टेंडेंसी यही होती है कि कोई अधिक ना खा ले। माँ की तरह घीसू नहीं सोच पाता है कि मुझे पुत्र को अधिक खिलाना चाहिए। बेटियों की तरह माधव नहीं सोच पाता है कि मुझे पिता को पहले भरपेट खिलाना चाहिए, फिर अपने बारे में सोचना चाहिए। दोनों बस ये चाहते हैं कि जल्दी से उनका पेट भरे। वह ये भी भूल जाते हैं कि अंदर बुधिया प्रसव पीड़ा से कराह रही है, और उसकी दर्दनाक कराहट यह बता रही है कि कहीं उसकी मौत ना हो जाए। बल्कि वह यह सोचते रहते हैं कि अच्छा मरो, जल्दी मरो, हम छुटकारा मिले, हमें कुछ और मिलेगा। घीसू वहाँ पे पार्टी, जीवन में उसने एक बारात अटेंड किया था जिसमें बहुत सारा खाना था, विविध प्रकार के व्यंजन थे, उसका वह वर्णन चटखारे लेकर करता है। अपने पुत्र को बताता है कि कभी तुमने ऐसा दावत नहीं खाया है। इतना खाना था वहाँ पे, इतनी वैरायटी थी वहाँ पे कि सब लोगों ने छक के खाया, और किसी ने एक घूंट पानी तक नहीं पिया, क्योंकि किसी के पेट में जगह नहीं बची थी। घीसू माधव काम भी नहीं करना चाहते। इतनी मेहनत करके काम करेंगे, उसका फल क्या मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, इससे बेहतर है कुछ मत करो। और बुधिया तो है ही करके देने को। यह उनकी टेंडेंसी है। कफन बताती है कि समाज में एक तबका ऐसा भी है जो श्रम के प्रति हतोत्साह है, श्रम से वह दूर भागता है। और आज भी हम ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं जो श्रम से दूर भागते हैं। उन्हें उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ खाना है, वह उन्हें कहीं से प्राप्त हो जा रहा है तो फिर आगे वह श्रम की चिंता बिल्कुल नहीं करते। वो नहीं चाहते हैं कि और कोई श्रम करे, वो नहीं चाहते हैं कि अपने जीवन में आगे बढ़े, ऊंचा उठे। उनके लिए जीवन में ऊंचा उठने का मतलब कुछ अच्छा खा लेना ही है, और वह भोजन उन्हें किसी प्रकार से सरकारी अनुदान से या घर के किसी अन्य सदस्य के द्वारा उपलब्ध करा दिए जाने के बाद वे श्रम से दूर भाग जाते हैं। कफन को भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व दिया गया है। इन अन्य संस्कृतियों में भी मरने वाले को कपड़े पहनाए जाते हैं, कुछ उड़ाया जाता है। भारतीय संस्कृति में जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके ऊपर एक चादर डाली जाती है जिसे कफन कहते हैं। कहते हैं कि बिना कफन के किसी की भी बॉडी नहीं संस्कारित की जानी चाहिए। और मौत जिंदगी का शाश्वत सच है। मौत, किसी की भी मौत दुखद होती है, इसलिए मौत के समय लोग खुल के सामने आते हैं, मदद करते हैं। लोगों के मन में यह भी धारणा रहती है कि मरने वाले की आत्मा क्या कहेगी कि उसे तृप्त नहीं किया गया, इसलिए भी लोग मदद कर देते हैं। तो जब बुधिया की मौत होती है तो घीसू और माधव
कफन के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। उन्हें लोगों से पर्याप्त मात्रा में पैसे मिल जाते हैं। पैसे मिलते ही सबसे पहले घिसू की नीयत बदलती है। कफन का क्या करना है? सबसे पहले तो हमें अपने पेट की चिंता करनी चाहिए। पैसे मिल गए हैं तो कुछ खाया और पिया जाए। और दोनों बाप बेटे उन पैसों का यही उपयोग करते हैं। खाते और पीते समय जब नशा चढ़ जाता है तो दोनों बुधिया को खूब सारे आशीष भी देते हैं, खूब दुआएं देते हैं। वाह, मर के हमें तार गई, हमें इतना अच्छा खाना दिया, तुम्हें जरूर स्वर्ग मिलेगा। वे उसके संस्कार की चिंता नहीं करते। माधव को चिंता होती है कि उसकी पत्नी का संस्कार कैसे होगा, तो घिसू उसे ज्ञान देता है, चिंता की बात मत करो। जिन लोगों ने अभी हमें पैसे दिए हैं वही फिर से उसका संस्कार करेंगे, फिर से इसके लिए पैसे खर्च करेंगे, लेकिन अब वे हम पे विश्वास नहीं करेंगे और पैसे हमारे हाथ में नहीं देंगे, बल्कि मिलजुल कर उसका संस्कार कर देंगे। समाज की यह सच्चाई है। मृतक के साथ लोग न्याय करना चाहते हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार करना चाहते हैं। घिसू को यह सच पता है कि लोगों को यह पसंद नहीं आएगा कि बिना कफन के, बिना संस्कार के बुधिया की लाश पड़ी रहे या इधर उधर फेंक दी जाए, इसलिए वे लोग उसका संस्कार कर देंगे। पर घिसू ने चूंकि पैसे खर्च कर दिए हैं, इसलिए वे दोबारा उसके हाथ में पैसे नहीं देंगे। आज खाकर भी घिसू और माधव तृप्त हैं। वे कल की चिंता भी नहीं करते कि बुधिया ने उन्हें अब तक पाला था, उसके भोजन की व्यवस्था करती थी, आगे वे क्या करेंगे, बल्कि वे उसे दुआएं देते हैं कि चलो इसकी वजह से हमने कुछ अच्छा खाया जीवन में इतने दिनों के बाद, या संभवतः पहली बार पूड़ी चटनी और कलेजिया वगैरह एक साथ खाई और छक के पिया भी। नशे की हालत में एक बार माधव को दुख होता है। वह रोने लगता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ कभी न्याय नहीं किया और उसकी पत्नी ने जीवन में सुख का एक भी दिन नहीं देखा। जब तक रही जो भी कमाया हम लोगों के ऊपर खर्च किया, सब कुछ हमारे लिए किया, अपने लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं। तो घिसू उसे समझा देता है कि उसे सदगति मिल गई, वह मर गई तो उसके लिए अच्छा हुआ, क्योंकि जब उसने जीवन में कुछ सुख देखा ही नहीं था तो वह जीकर क्या करती, और ऊपर बैकुंठ में, स्वर्ग में भगवान के पास रहकर उसे उसकी तमाम इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और वह बहुत अच्छे से रहेगी। तो इसके लिए मरना उसके लिए बहुत सुखद रहा। और माधव यह तर्क सुन के खुश हो जाता है और जो थोड़ा सा गम, जो थोड़ा सा संवेदना उसके मन में पत्नी के लिए जागी भी थी, वह भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? प्रेमचंद को और पढ़िए। आप कहेंगे तो मैं अन्य कहानियाँ या उपन्यास की समीक्षा लेकर के आऊँगी, आपको बताऊँगी कि प्रेमचंद ने कहाँ क्या लिखा है, क्यों उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो मुझे बताएं, मैं आपके लिए लेकर आऊँगी।